भारत में 2-3 हजार लोग इकट्ठे एक साथ चले नहीं कभी हमारे अपने रोटी वोटी के लालच में, खाने वाने दावतों में लालच में, या बस में भर के लाए गए, या हल्ला मचाने के लिए आए और 2 घंटे में चले गए, वो अलग है। हम तो रात भर रहेंगे, दिन भर रहेंगे। ये 2-3 हजार लोग जब ये उस मेले से गुजरेंगे, 10 साल का काम अकेले उस 4-5-6 घंटे के अंदर कर देंगे। संघ जब किसी बात को कहता है उसका असर होता है। संघ को देख के क्या चमत्कार होने वाला है नागपुर में, आप सोच नहीं सकते। जो लोग वहां जाएंगे उसको अनुभव करेंगे कि हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य होगा। इतना इतना आनंद की अनुभूति होगी, इतनी ताकत की अनुभूति होगी, इतना ऐसी अनुभूति होगी अनमोल जो कभी जिंदगी में हुई ना हो। क्योंकि समूह की ताकत का एहसास आपने देखा नहीं कभी। स्टेडियम के अंदर भर के क्रिकेट खेलते हैं और वो एक बार सारे जैसी बॉल आती है तो हो करके आवाज लगाते हैं, तो क्या एनर्जी जनरेट होती है। और वो जो हल्ला होता है, हो वो जो आवाज गूंजती है, उसकी ताकत शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है। आप सोचो जब 2-3 हजार लोग वहां चलेंगे, एक साथ कहेंगे हमारा संघ, और आवाज आएगी समन संघ, कितने लोग अट्रैक्टिव होंगे, कहेंगे ये क्या चीज आ गई। लोगों की पुरानी परंपरा, जो पुराना उनका खून में इकट्ठे होने का है, वो जीवित रहा। और लोग सारे के सारे वहां साल दर साल पहुंचने लगे, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से या वेस्ट से, क्योंकि नागपुर सेंटर में है। लोग वहां आने लगे तो खुद का भी जोश बढ़ने लगा और वहां के लोगों का भी जोश बढ़ने लगा। मेला काफी बड़ा हो गया और भी बड़ा होगा, पर मेले के उद्देश्य और मेले के फायदे नहीं मिल पा रहे हैं हमें। इकट्ठे होने के फायदे, इकट्ठे होने के जो लाभ हैं वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं। वहां से कोई एक कमान, एक फरमान नहीं पैदा हो पाई। जैसे अधिकतर दुनिया के अंदर जहां लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसका संचालन करने वाले जो लोग होते हैं वो पूरे समूह का, पूरे देश का संचालन करते हैं, और वहां से एक कमान, एक फरमान निकलता है। दीक्षा भूमि का ये आदेश है, ऐसा नहीं हमें मिला। दीक्षा भूमि से ये घोषणा की जाती है, ऐसा हमें नहीं मिला। दीक्षा भूमि से ये काम करने के लिए हमें बोला गया है, ऐसा हमें नहीं मिला। नागपुर दीक्षा भूमि हमारा मरकज है, हमारा सेंटर है, हमारा केंद्र है, ऐसा हमें ना जानकारी मिली, ना ही ऐसा कोई अनुभव हुआ, ना ही ऐसी कोई बात हमें मिली। दीक्षा भूमि से पूरे देश के समर संचालित होते हैं, उनके दुख सुख का हिसाब वो रखते हैं। दीक्षा भूमि के सेंटर से देश की पॉलिटिक्स चलती है, वहां से लोग आशीर्वाद लेके आते हैं, पॉलिटिकल काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। दीक्षा भूमि का कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम है, वहां कोई प्रणाली विकसित हुई, वहां कोई ऐसा सिस्टम बना जिससे कि पूरे देश को एक भरोसा हो और पूरा देश उससे जुड़े। बनना चाहिए था, पर बना नहीं, सोचा भी नहीं किसी ने, कोई काम भी उस पर नहीं हुआ। बल्कि इल्जाम और लगने लगे कि दीक्षा भूमि ऐसे लोगों के हाथ में है जो धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते या नहीं बढ़ाना चाहते। हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, पर लोगों से मिलते रहते हैं, सामाजिक जानकारी रहती है, तो वहां के लोग बताते हैं इसकी कमेटी में कोई टेढ़ा आदमी घुस गया, इसकी कमेटी में कोई लूला आदमी घुस गया, इसकी कमेटी में कोई बुद्धिहीन घुस गया, इसकी कमेटी में कोई विरोधी घुस गया जो इसका सर्वनाश करता है, जो नाश करता है। ऐसी खबरें आती रहती हैं। खबरें झूठ हो सकती हैं, खबरें सच हो सकती हैं, हमने तो कोई उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पर यह बात सच है कि दीक्षा भूमि का काम आगे बढ़ा नहीं। दीक्षा भूमि का जो मरकज, सेंटर या केंद्र बनना चाहिए था वो नहीं बना। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी जो बाबा साहब ने अम्बेडकर भवन के लिए इतनी बढ़िया जमीन जो अरबों खरबों की इस समय है, वो पड़ी हुई है ऐसे ही, उस पर भी कोई सेंटर, कोई मरकज, कोई केंद्र नहीं बन पाया। वहां भी यही चर्चाएं, यही बातें सुनने में आती हैं कि यहाँ 4,000 रुपये प्लेट पे टेंट बुक होते हैं, यहाँ कोई लीगल दारूबाजी का कोई काम होता है, यहाँ लोगों को किराए पर देकर पार्किंग का काम करते हैं, यहाँ पर कोई टेंट वाला अपना टेंट चलाता है, कमीशन देता है। ऐसा जानने को मिलता है, और ये सच भी है, क्योंकि उसका कोई विकास हुआ नहीं। जितने भी लोगों ने काम किया, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका भी इस बात में ध्यान नहीं रहता कि हम कोई सेंट्रलाइज सिस्टम, पूरे भारत का एकीकृत सिस्टम, कोई मरकज, कोई केंद्र, कोई सेंटर बनाए जहां से एक कमान, एक फरमान आए और वो पूरे देश में लागू हो और पूरे देश को बांध के रखे। ना हम ऐसा कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम बना पाए, और ना ही हम कोई ऐसा एनार्की बना पाए, यानी कि व्यक्तिवादी कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाए और लोकतांत्रिक कोई काम भी नहीं कर पाए। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे जो पतन का कारण है वो हमारा ऊर्जा को इकट्ठा करना नहीं आना है।
यानी हम अपनी ताकत को इकट्ठा करके संचालित करना नहीं जानते। हम ताकत तो खूब इकट्ठी करते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, नागपुर जैसा दीक्षा भूमि का मेला भी बना लेते हैं, लाखों की भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं, जगह जगह कर लेते हैं, नारे भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं। हम मिशन मूवमेंट का नाम भी खूब चिल्लाते हैं, अपने महापुरुषों का फोटो लेके सर पे हम खूब नाचते हैं। इससे जो ऊर्जा पैदा होती है, इससे जो मूवमेंट पैदा होती है, उसको हम इकट्ठा करके और सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण है कि हमें अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके संचालित तरीके से रेगुलेट करने का, उसको रेगुलेटर के हिसाब से चलाने का, कंट्रोल करके चलाने का, लाभ के लिए चलाने का जो तरीका अनुभव था, वो अभी हमें याद नहीं आ रहा है कि हम पहले कैसे करते थे। अगर आप जमीन में दबी हुई पेट्रोलियम पदार्थ, गैस हो या तेल हो, अगर उस जमीन में गड्ढा खोद के कुआं बनाएंगे तो कुएं के साथ एक साथ प्रेशर के साथ में गैस निकलती है जो सिलेंडर में भरी जाती है। अगर वो गड्ढा, उस पर पाइप नहीं लगाया आपने और उस पर कोई टोंटी नहीं लगाई और उसका कोई सिस्टम नहीं बनाया सिलेंडर में भरने का, तो वो सारी ऊर्जा जोर मारेगी, ऊपर आकाश में उड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, किसी के भी घर खाना नहीं बनेगा। पर अगर उसके पाइप में बढ़िया टोंटी लगा दी जाए, पाइप लगा दी जाए, उसको भर लिया जाए गैस के अंदर, कंट्रोल हो गई, रेगुलेट हो गई, फिर उसमें एक रेगुलेटर लगा दी जाए, तो महीनों महीनों खाना आप बना के खा सकते हैं। ये कला हमारे पास से गायब है अभी। इसके कई कारण हो सकते हैं। आपस में यकीन नहीं है, आपस में विश्वास नहीं है। हर एक आदमी कोई ना कोई प्लान लेकर चल रहा है। हर एक आदमी की परिस्थिति अलग अलग है। हर एक आदमी की सोच अलग अलग है। हर एक आदमी अपने को आगे रख के काम करने का चाहता है कि मेरे नाम से ऐसा हो जाए। पर चाहते सभी है कि ऐसा हो जाए, कोई अपने नाम से, कोई दूसरे के नाम से, कोई कैसे, पर चाहत सभी की है कि हो जाए, पर हो नहीं रहा। इसलिए यहाँ बार बार देखा गया कि भाई इसमें जिंदगी होम करनी पड़ेगी। मतलब इस प्रोसेस के लिए आपको अपने जीवन का बलिदान करना पड़ेगा। बलि माने होता है, बलि माने ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई या मृत्यु हो गई। बलि का मतलब होता है राजस्व कर, टैक्स। और दान माने देना, यानी टैक्स देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। और बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, और पूरी ताकत के साथ, पूरी अकल के साथ, पूरी मेहनत के साथ। और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, पैसा भी। तब जाके ये गड्ढा कहीं भरेगा जो 3 दिन का हुआ है, और फिर जाके कहीं उम्मीद है कि कोई इमारत इस पर खड़ी हो सकती है, वरना उम्मीद नहीं है। किसी को ये बात नहीं समझ में आती है तो इसके 2 उदाहरण हैं समझने के और समझाने के। एक तो वो पिछले सारे मूवमेंट में 70-75 साल में अच्छी तरह से देख ले, किसी को भी देख ले, किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को देख ले जो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस बना हुआ हो, टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये। और वो उसने सामाजिक काम आरंभ किया हो और लोग उससे इसलिए जुड़े हों कि ये कोई टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, और उसके बाद फिर उनका हश्र देखो आप। कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई बैठ गया, किसी को रास नहीं आया, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पीछे खिंच गया, कोई मायूस हो गया, चला कोई नहीं, चल भी नहीं सकता, थोड़े बहुत घिसते घिसाते हैं। पर वो जमीन पे बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो अपने आप को थोड़ा ऊपर मानते हैं, तो उनको समझ नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं और कैसे लोगों में जाके इकट्ठा होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। कुछ पूंजीपति, टटपूंजी पूंजीपति, मतलब हमारे यहाँ कोई पूंजीपति नहीं है, किसी के पास 100-200 करोड़ हो तो उसी को हम पूंजीपति मान लेते हैं। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने चैनल खरीद लिए, 500-500 रुपए में, 1000-1000 रुपए में चैनल खरीद लिए, अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए आए, चेहरा चमकाने के लिए आए, बाबा साहब का जय बोला, पर वो भी कहीं है नहीं। कोई टिकट विकेट की लाइन में लग गया, कोई गुम हो गया, कोई खत्म हो गया, किसी के घर कुछ लफड़ा हो गया, खत्म हो गया। कोई अगर आम पब्लिक में से कोई महिला या कोई पुरुष या कोई लड़का उठा जो मीडियम दर्जे का है, या लोअर मीडियम दर्जे का है, या लोअर दर्जे का है। लोअर, लोअर मीडियम, मीडियम दर्जा का मतलब है कि किसी के पास खाने को थोड़ा है, किसी के पास रहने के लिए मकान भी है, किसी के पास में कोई पेंशन, कोई नौकरी भी है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो वो लोग आए, तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो लोअर मीडियम क्लास के या लोअर इकोनॉमिक कंडीशन के हैं। तो उनको लगा ये हमारे जैसा है, ये हमारे जैसी है, तो ये हमारी बात करेगी, ये हमारी बात करेगा। तो विश्वास किया। ऐसे बहुत लोग आए, एक दो नहीं, 2-4 का नाम तो दिखाई देते हैं, बहुत लोग आए। पर वो भी क्या, उनकी भी दौड़ कहाँ तक, एक टिकट, एक पार्टी, एक राजनीति, सत्ता पर कामयाबी नहीं मिल पाई। जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे लोग आए जो सरकारी कर्मचारियों के चंदे पर नेता बने, उनका भी मन मचला, हम कोई परिषद के मेंबर बन जाए, हम कोई राज्यसभा के मेंबर बन जाए, हम कोई एमपी के बन जाए, बस यहाँ तक दौड़। पर उनमें कुछ चला नहीं। बड़े बड़े गोल्डन कुर्ते पहन के, बड़े बड़े सफेद अचकन पहन के, बड़े बड़े लाल पीले साफे बांध के लोग आए, माला पहनते हुए, वो चले गए सब।
आप समाज में देख सकते हो, हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में, हर जगह देख सकते हो ऐसे आइटम है। सब जगह ऐसे आइटम घूम रहे हैं। कुछ दलाल और दल्ले भी हो गए जो सरकार में रह के काम वाम कराने काम करते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि कुछ और काम आता नहीं तो वही कर लिए। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, जो लोग कामयाब हैं उनको देखो, उनसे सीखो, उनको समझो कि वो थोड़ी संख्या में रह के भी कामयाब कैसे हो गए, और वो कैसे इकट्ठे होने का काम करते हैं। और जब उनको बहुमत की जरूरत पड़ती है तो हमारे लोगों को तोड़ के ले जाते हैं। कैसे करते हैं? तो ये दो उदाहरण साफ दिखाई देते हैं इकट्ठे होने के और ना इकट्ठे होने के। हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे इसलिए हालत खराब है, और वो लोग इकट्ठे रहते हैं इसलिए हालत अच्छी है। इस उदाहरण को भी देख के अगर नहीं समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है, और फिर भी कोई जिद कर रहा है, मैं तो पार्टी बनाऊंगा, मैं तो संगठन बनाऊंगा, मैं तो मीटिंग करूंगा, मैं तो पाठशाला चलाऊंगा, मैं तो धर्म चलाऊंगा, मैं तो गुरुजी को चलाऊंगा, मैं तो सरकारी कर्मचारियों का नेता बनूंगा, मैं तो लड़कों का दलबल का नेता बनूंगा, मैं तो किसी पार्टी में जाके वहां एमएलए एमपी का टिकट लूंगा, जीतूंगा या बनूंगा भी। फिर भी किसी का मन अगर इसमें मचला है तो उनका तो फायदा है, पर हमारा क्या है इसको देख लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए। एकीकरण की, एक होने की बात को भारत में कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं करता। ऊपर ऊपर से सब कहते हैं इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, पर अंदर से कहते हैं इकट्ठा हो या ना हो पर मेरे अंडर में रहो, इकट्ठा हो या ना हो पर मेरे अंडर में रहो। सब अपने अंडर में रखना चाहते हैं। एक समन संघ ऐसा है जो अभी तक अपने पूरे पूरे कार्यक्रम पे खड़ा हुआ है और बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ है। जुड़ना है और जोड़ना है। और कार्यक्रम क्या है? मैं समण हूं और हम समण हैं, इतना बस। मैं समण हूं और हम समण हैं, और आप समण हो। ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम लगातार लगातार आ रहा है। ये कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम है। हो सकता है हम में से बहुत लोग मर जाएं, कुछ नए लोग आएंगे। हो सकता है कि हमारे जीते जी कोई लहर ना आए। मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत करेंगे तो अभी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो 100 साल में भी नहीं होगा। हम तो कोई झूठ वूठ का कोई ऐसा सपना नहीं दिखाते कि जी बस 5 साल में होने वाला, 3 साल में। आज जोड़ोगे तो आज जीत जाओगे, स्पष्ट और साफ होते हैं। तो हम रहे ना रहें, पर ये अंतिम विकल्प है। बाद के भी लोग अगर इस विकल्प पे चलेंगे तो ही जीत पाएंगे। वो नहीं चलेंगे, वो मारे जाएंगे, वो भी नहीं जीत पाएंगे, उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जितनी जल्दी इस विकल्प को अडॉप्ट कर लेंगे और जितनी जल्दी सामने वाले को ये एहसास करा देंगे, साम दाम दंड भेद छल कपट, मतलब मास्टर जी जब पढ़ाते हैं क्लास में और बच्चे का ध्यान कहीं होता था, तब आकर दो मारते खींच के। पुराने जमाने में तो दह जूता दह डंडा, क्योंकि ध्यान भटक रहा है, जिस काम के लिए आया है वो काम नहीं कर रहा है। आज के जमाने में तो बच्चे एफआईआर कर देते हैं, हमको हाथ क्यों लगाया, हमको मारा क्यों, सरकार उनके साथ खड़ी जाती है। नहीं, हिंसा नहीं करनी है। और हिंसा नहीं करनी है तो पास भी नहीं होना है, तो पास नहीं होना तो पढ़ना भी नहीं है, तो खाओ वो खिचड़ी विचड़ी खाओ और जाओ अपने घर, जीवन बर्बाद। और पहले के जमाने में माँ बाप टाइट करके रखते थे, गुरुजी टाइट करके रखते थे, तो आदमी पढ़ता था, थोड़े समय बाद उसे सब याद आता था। पर मुझे तो ऐसा लगा नहीं कोई भी कि किसी आदमी ने अपने माँ बाप की पिटाई का या गुरुजी की पिटाई का बुरा माना हो। कोई गुरुजी जातिवादी के आधार पर देख के मारता हो तो अलग बात है कि भाई वो उसकी नियत ही मारने की है, पर पढ़ाई के लिए मारे। और कोई नहीं कहता कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो पढ़े नहीं तो पिटे, फिर पढ़ो। तो जुड़ने जोड़ने के काम में और इस विकल्प को बताने के काम में अगर छल कपट साम दाम दंड भेद आपको करना पड़े तो पाप नहीं है। पाप नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी को कठोर बोलना पड़े तो पाप नहीं है। तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, और मीठी बात से समझ नहीं रहा है, प्यार से समझाने समझ नहीं रहा है, तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं है, जान के मक्कड़ बना रहा है। समझ रहा है पर मक्कड़ बना रहा है, और ना केवल मक्कड़ बना रहा है, विरोध भी कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि वो नेता बना रहे, सिर्फ इसलिए कि उसको चंदा मिलता रहे, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को आगे संगठन का प्रधान विधान बनने में आसानी रहे, सिर्फ इसलिए कि उसको पैसा वैसा सब उसके पास आता रहे, दलाली होती रहे। तो किसी ऐसे व्यक्ति के जो पाप कर्म करता है, संविधान भी कहता है कि इसकी पिटाई करो, उसे जेल में डालो, और ज्यादा बड़ा पाप कर्म करता है तो उसको लटका दो, संविधान कहता है। वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं। बुद्ध ने भी अपने भिक्षु संघ में ऐसे ऐसे पनिशमेंट रखे जो संघ को नुकसान पहुंचाने वाले थे, संघ के नियमों को तोड़ने वाले थे, अलग अलग कैटेगरी में। वो मृत्यु दंड तो नहीं देते थे, पर मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड संघ से हमेशा के लिए निकाला, और खुद अपना भाई निकाल दिया। अपना भाई जिसने संघ तोड़ा निकाल दिया, बताओ कोई माफी नहीं। तो संघ में तो माफी होती नहीं। संघ में तो या तो काम करना है, काम नहीं करना तो आप जा सकते हैं, पर आप उल्टा काम नहीं कर सकते। आप संघ में रहकर संघ के खिलाफ काम नहीं कर सकते, तभी संघ चलते हैं। तो एकीकरण के काम के लिए आपको अगर कहीं कठोर बोलना पड़े, कहीं लड़ना पड़े, कहीं अपने कोई सगा है, आपका बच्चा है, उसको कठोरतम शब्दों में कहना पड़े, कहीं कोई ऐसा भी करना पड़े जिसकी इजाजत मन ना कर रहा हो, पर उसके भलाई के लिए करना पड़े, तो करना चाहिए। क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, उद्देश्य बहुत बड़ा है। बॉर्डर के ऊपर इधर भी लोग होते हैं, उधर भी लोग होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है,
अभी बना है पाकिस्तान 1947 में। उससे पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, भारत था। तब हम लोग एक थे और लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों को मार रहे थे। फिर कुछ साजिशें वाजिशें हुई, हमारे देश के 3 टुकड़े कर दिए और उन्हीं लोगों को दुश्मन बता दिया। अब ये दुश्मन हो गए, जो पहले हमारे साथ लड़ते थे वो दुश्मन हो गए, और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। पर अपने देश की बाउंड्री बचाने के लिए अगर लड़ रहे हैं या मार रहे हैं तो वो पाप नहीं है, वो पुण्य का काम है। उसमें आपको गारंटी अवार्ड मिलेगा, उसमें प्रमोशन मिलेगी, उसमें पैसा मिलेगा, उसमें इज्जत मिलेगी। वैसे ये संघ है। अगर संघ को बढ़ाने के लिए कहीं कठोर बोलना पड़े, संघ को बढ़ाने के लिए अगर कहीं कर्कश आवाज में बोलना पड़े, संघ को बढ़ाने के लिए अगर कभी अपने परिवार में अच्छा खासा लड़ना भी पड़े, तो लड़ो, उनके भविष्य के लिए है, उनके अच्छे के लिए है। और ये सोच के कि नहीं इनसे क्या लड़ें, क्यों करें, क्यों नहीं करें, तो वो अंधेरे में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए नागपुर जाने के लिए अभी 2 दिन बाकी रह गए हैं, टिकट बुक कराने हैं। 550 कल थे, आज कुछ बढ़ गए होंगे। नंबर मेरे पास आया नहीं, मैं आज पूरे दिन बिजी रहा, मैंने फोन भी नहीं किया किसी को। तो 550 से ज्यादा हो गए होंगे। हमको 1000 लोग करने हैं, अभी 2 महीने हमारे पास हैं, पर टिकट बाद में मिलेगा नहीं। इसलिए अपने परिवारों के टिकट लड़के मर के करा दो। 580 की संख्या आ गई है, आजा सर ने बताई है, 580 हो गए हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े, और अभी बढ़ रहे हैं। तो अपने परिवारों को का पैसा भरो, उनको बोलो हम लेके चल रहे हैं, छुट्टी कराओ। कोई स्कूल स्कूल जाता है, कॉलेज करता जाएगा बाद में, पूरे साल कॉलेज स्कूल जाना है, 2 दिन चल हमारे साथ। उसको सोसाइटी दिखाओ, उसको संघ दिखाओ। ऐसे मौके जीवन में साल में एक आध बार आते हैं, और ये मौका सबसे बढ़िया है। सारे हमारे समण मिलेंगे वहां, और हम 1000 2000 3000 की संख्या में होंगे। टी शर्ट वगैरह भी बन रही हैं, जो खरीदेगा वो पहनेगा। तो टी शर्ट हर तरह की आ रही हैं, तो टी शर्ट पहनो, बिल्ला लो, बैनर लो, झंडा लो, टोपी लो, जो भी सामान हो वहां अवेलेबल। और सबको यही कहना है तुम भी समण और हम भी समण हैं। नजारा सोचो जरा, एक सेकंड के लिए दिमाग में आंख बंद करके नजारा सोचो कि 2-3 हजार लोग, 2-3 हजार समन संगी, बहुत बड़ी संख्या होती है 2-3 हजार, बहुत बड़ी संख्या होती है 2-3 हजार। भारत में 2-3 हजार लोग इकट्ठे एक साथ चले नहीं कभी, हमारे अपने। रोटी वोटी के लालच में, खाने वाने दावतों में लालच में, या बस में भर के लाए गए, या हल्ला मचाने के लिए आए और 2 घंटे में चले गए, वो अलग है। पर हम तो रात भर रहेंगे, दिन भर रहेंगे। ये 2-3 हजार लोग जब ये उस मेले से गुजरेंगे, 10 साल का काम अकेले उस 4-5-6 घंटे के अंदर कर देंगे। संघ जब किसी बात को कहता है उसका असर होता है। हम में से कोई बहुत डेडिकेटेड बंदा होगा, हम में से कोई बहुत काम करने वाला होगा, हम में से कोई बहुत खूबसूरत बंदा होगा, हम में से कोई बहुत ऐसा होगा जिसकी आवाज़ वगैरह बहुत बढ़िया होती हो। वो कितना चिल्लाता रहे, वो कितने लोगों को कहता रहे, उसकी उम्र खप जाएगी। पर जो काम 3-4 हजार लोगों का संघ वहां करेगा, वो व्यक्ति उसके सामने कुछ नहीं। उसकी भी अहमियत होती है, क्योंकि एक एक से करके 100 बनता है, और एक एक से करके 1000 बनता है, सबकी अहमियत होती है। पर संघ के आगे वो अहमियत ना के बराबर है। फिर वो संघ में शामिल हो जाता है तो और संघ की अहमियत बढ़ जाती है। उस संघ को देख के क्या चमत्कार होने वाला है नागपुर में, आप सोच नहीं सकते। जो लोग वहां जाएंगे उसको अनुभव करेंगे कि हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य होगा। और मेरी गारंटी है कि आधे से ज्यादा लोग वही कहेंगे अगले साल का पैसा अभी जमा कर लो हमारा, ऐसा कहेंगे। इतना इतना आनंद की अनुभूति होगी, इतनी ताकत की अनुभूति होगी, इतना ऐसी अनुभूति होगी अनमोल जो कभी जिंदगी में हुई ना हो। क्योंकि समूह की ताकत का एहसास आपने देखा नहीं अभी। स्टेडियम के अंदर भर के क्रिकेट खेलते हैं, और वो एक बार सारे जैसी बॉल आती है तो हो करके आवाज लगाते हैं, तो क्या एनर्जी जनरेट होती है। इसीलिए लोग वहां कह के 1000 का टिकट खरीदने जाते हैं। बॉल तो वो अपने टीवी पर सबसे अच्छी देख लेंगे, क्योंकि जितने पास से बॉल टीवी दिखाता है, स्टेडियम में नहीं दिखाई देती। कलाकारों के जो चेहरे हैं वो भी दिखाता है स्टेडियम, जो कैमरा है वो दूर से नहीं दिखाई देते। दूर से तो वो एक टी शर्ट और एक पजामा चलता हुआ दिखाई देता है, बस कोई शक्ल नहीं दिखाई देती। या वो अनाउंस होती है या वहाँ स्क्रीन लगी होती है। पर वो जो हल्ला होता है, हो, वो जो आवाज गूंजती है, उसकी ताकत शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है। आप सोचो जब 2-3 हजार लोग वहां चलेंगे एक साथ, कहेंगे हमारा संघ, और आवाज आएगी समन संघ, कितने लोग अट्रैक्टिव होंगे, कहेंगे ये क्या चीज आ गई, क्या आ गई। और हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, तुम भी समन और हम भी समन है। किसी को नहीं कह रहे कि तुम समन संघ में आ जाओ, किसी को नहीं कह रहे कि तुम इसके स्पोक बनो, किसी को नहीं कह रहे कि तुम कोई हमारा समन ग्रंथ लेके इसको पढ़ना लो, इसको चाहिए लो। पर जब आवाज गूंजेगी हमारा संघ, समन संघ, आप सोच नहीं सकते मेला हमारा और हमारे पुरखों का, वहां काय सी फट जाएगी, लोग जुटते चले जाएंगे, ये हो क्या रहा है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम बनने का जो सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां होगा, बहुत बड़ा वहां पे ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि वहां हमें अपने आप आए हुए लोग मिलेंगे, और वो सारे ही मिशनरी लोग हैं, और वो सारे ही संघ को ढूंढ रहे हैं। जब आप कहोगे कि हमारा भी संघ, समन संघ, क्या कहोगे, नागपुर में तो संघ पहले चलता है पर हमारा तो है नहीं, तो हम कहेंगे हमारा संघ, क्योंकि समन संघ। तो लोग ढूंढ रहे हैं इसको। वो एक दो आदमी कहता है तो उसका यकीन नहीं करते, पर जब 2-3 हजार आदमी कहेंगे तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो यकीन नहीं करेगा। सामने दिखाई दे रहा है संघ कितना बड़ा है, और क्या चाहिए। तो चुंबक की तरह लोग खींचे चले आएंगे, चुंबक की तरह संघ बड़ा हो जाएगा। मात्र 700 रुपये रुकने खाने पीने आने जाने का खर्चा है, वो भी हो सकता है कि बच जाए उसमें से, और आने जाने का आपका किराया है। और ऊर्जा अपार,
इतनी ऊर्जा है कि डॉक्टर के पास जाओ, 1,000 रुपये ले लेता है, 500 की, 2,000 की, 3,000 की दवाई लिखता है, तब इतनी ऊर्जा नहीं मिलती शरीर में जितनी ऊर्जा वहां मिलेगी जब हम कहेंगे हमारा संग समन संग। ये चमत्कार देखने के लिए जाना है, ये आवाज सुनने के लिए जाना है, ये आवाज सुनाने के लिए जाना है, ये समूह के साथ नाचने गाने के लिए वहां जाना है। इसलिए जितने हो सके अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, खासतौर से महिलाओं को, बच्चों को, सबको कहो कि हम टिकट बुक करा रहे हैं और आपको चलना है। संख्या हमारी वहां बहुत रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना लेवल वो पार कर चुके हैं, जो हमारी संख्या है उसकी चिंता नहीं है। अब तो हमें बस तन मन धन से, साम दाम दंड भेद से संख्या बढ़ा के लोगों को ले जाना है वहां और उन सबको समन संघ का एहसास कराना है। मेरी किसी बात में अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं समन संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।